नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर श्वसन। और श्वसन चैप्टर से आज हम लोग करने वाले हैं वेरी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब ईस्ट में अवायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है, अंतिम उत्पाद के रूप में कौन सा अल्कोहल निर्मित होता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जब ईस्ट के अंदर अवायवीय शोषण होता है तो उस समय वो क्या क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैविक कोशिकाओं में ऊर्जा के तात्कालिक संचयन तथा परिवहन के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे माना जाता है? ठीक है, तो ऊर्जा मुद्रा जो है एटीपी के रूप में संचित रहता है। तो आंसर क्या होगा? एटीपी। जलीय जीवों जैसे मछलियों में श्वसन क्रिया के लिए मुख्य रूप से कौन सा विशिष्ट अंग पाया जाता है? ठीक है, तो जलीय जीवों में जैसे में मछली जो है श्वसन कैसे करता है? तो वो गिल्स से करता है, गिल्स, और इसका दूसरा नाम क्लोम भी इसका मतलब दूसरा नाम है। ठीक है, गिल्स यानी कि क्लोम से वो श्वसन करते हैं। तिलचट्टे के शरीर के पार्श्व भाग में पाए जाने वाले श्वास रंध्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो श्वास रंध्रों की कुल संख्या 10 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो 10 जोड़ी होती है। 2 जोड़ी आगे की तरफ होता है और 8 जोड़ी पीछे की तरफ होता है कॉकरोच में। वायवीय श्वसन की पूर्ण क्रिया के उपरांत अंत में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ठीक है, मतलब जब वायवीय क्रिया होता है मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होता है, श्वसन की क्रिया होता है, तो पूछ रहा है कि मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होते हैं? तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? तो क्या ऑप्शन क्या है? CO2 एवं जल एवं ऊर्जा, CO2 एवं ऊर्जा, और ये CO2 जल तथा ऊर्जा। तो ये प्राप्त होते हैं क्या? CO2 प्राप्त होते हैं, जल और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में गैसों का विनिमय तथा श्वसन की क्रिया निम्नलिखित में से किस भाग के माध्यम से संभव होती है? ठीक है, तो विनिमय तथा श्वसन की क्रिया किसके माध्यम से होता है? तो इसमें से आंसर क्या होगा? पत्तियाँ होगा कि जड़ होगा कि तना होगा कि तीनों होगा? तो आंसर क्या होने वाला है? जड़, तना तथा पत्तियाँ सभी के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, याद रखेंगे। पत्तियों के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है, और जड़ के द्वारा कैसे होता है? तो जो मिट्टी के कणों के बीच में जो हवा फंसा हुआ रहता है, ऑक्सीजन फंसा हुआ रहता है, उस ऑक्सीजन को जड़ क्या करता है? खींच लेता है। तो जड़ के माध्यम से भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग सीधे तौर पर मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है? डायरिया, मलेरिया, निमोनिया, मधुमेह। तो आंसर इसका होगा निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है कि जो फेफड़ा में एल्वेओलाई होता है, ठीक है, उसमें पानी भर जाता है, एक मवाद भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इसका निमोनिया होगा। ये खास करके बच्चों में होता है, तो आंसर होगा निमोनिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के प्रथम चरण में होने वाले ग्लाइकोलिसिस की जैव रासायनिक प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है मतलब कि बिना हवा की उपस्थिति में जो होता है, वायु के अनुपस्थिति में, तो वो क्रिया जो होता है कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, अगर बिना हवा के उपस्थिति में होगा, कोशिका द्रव में होगा, तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और यदि हवा के उपस्थिति में होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। ठीक है, और जो हवा के अनुपस्थिति में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस, जो कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय या विशिष्ट पौधे की पत्तियों में गैसों के विनिमय के लिए रंध्र पूरी तरह अनुपस्थित रहते हैं? मतलब इनमें से कौन सा जो पौधा है जिसके पत्तियों में रंध्र नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है हाइड्रिला। हाइड्रिला एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तियों में रंध्र यानी कि छोटे छोटे छिद्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसका जो पूरा पत्तियाँ होता है जल के संपर्क में होता है और उसके सतह से गैसों का आदान प्रदान होता है। जीवों में किस प्रकार के श्वसन चक्र में सबसे अधिक मात्रा में जैव ऊर्जा यानी कि एटीपी के रूप में उत्पादन होता है? तो आंसर होगा इसका वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल इलेक्ट्रॉक्स एमसीक्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे हर रोज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए जाते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पाइरूवेट से इथेनॉल जो बनता है ईस्ट के अंदर, उस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के वर्ग जैसे कि कॉकरोच में वायु परिवहन के लिए पाया जाने वाला मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो ये मुख्य श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, जिसे श्वास नली भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं और हिंदी में उसको श्वास नली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
जब ग्लूकोज अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो निम्नलिखित में से क्या मुक्त होता है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल जल वाष्प, केवल रासायनिक ऊर्जा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, जल भी बनता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी बनता है। मतलब वायवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रयुक्त होने वाले उच्च ऊर्जा वाहक अणु ATP का पूरा नाम क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आंसर इसका क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों यानी कि रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भोजन का परिवहन करना, गैसों का विनिमय करना और वाष्पोत्सर्जन करना, जल का अवशोषण करना, प्रकाश का परावर्तन करना। तो आंसर क्या होगा? गैसों का विनिमय मतलब कि ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने का काम करता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करता है, मतलब कि जो जल जड़ से खींचता है ऊपर की ओर और जिसका वो यूज नहीं करता है वो क्या करता है? उसको वायुमंडल में छोड़ देता है, जिसको हम लोग क्या वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़े संयुक्त रूप से किस तंत्र का निर्माण करते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख कोशिकीय ईंधन का नाम क्या है? तो वो कौन सा पदार्थ है जो कोशिका ईंधन के रूप में काम करता है? तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है तो तभी जाकर एनर्जी बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। रासायनिक संरचना के आधार पर सक्रिय ATP अणु के निर्माण में कुल कितने फॉस्फेट समूह आपस में जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, रासायनिक संरचना का ATP में देखिए, ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्रिक से याद रखेंगे क्या इसको कि ट्राई से मतलब क्या होता है? T4 मतलब कि ट्राई4 मतलब 3, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने और शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की भौतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना क्या कहलाती है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाती है, यानी कि ब्रीदिंग कहलाती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान में मूलभूत कोशिकीय ईंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले यदि आप लोग 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, BSc 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर में होने वाले कोशिकीय शोषण का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना, कि भोजन के ऑक्सीकरण, ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन, शरीर के तापमान को कम करना, कि फेफड़ों का आकार बढ़ाना। देखिए, तो कोशिकीय शोषण की बात कर रहे हैं तो इसमें भोजन से के ऑक्सीकरण से ATP के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करना, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय ईंधन के अंतर्गत क्रेब्स चक्र की प्रमुख प्रक्रिया किस कोशिकांग के अंदर संपन्न होती है? ठीक है, तो क्रेब्स चक्र जो है किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि ग्लाइकोलिसिस किसमें होता है? तो कोशिका द्रव में। ठीक है, मान लो कि ये सेल है और ये इसका नाभिक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पे है। ठीक है, और ये क्या है इसका? ये जो खाली स्थान है यहाँ पे कोशिका द्रव रहता है। तो मतलब जब इसके अंदर हो रहा है श्वसन तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे, यानी कि कोशिका द्रव में श्वसन बोलेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो तो उसको हम लोग क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। और इसको हम लोग वायवीय श्वसन भी कहते हैं। मनुष्य के फेफड़ों के भीतर गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो कहाँ पे होता है? वायु कोष्ठक यानी कि एल्वियोली में होता है। ठीक है, जो गुब्बारे जैसा संरचना होता है उसमें होता है। वायु कोष्ठक यानी कि एल्वियोली में होता है। हमारे लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मुख्य श्वसन संबंधी कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब RBC का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो RBC करता है। श्वसन के दौरान मुक्त होने वाली रासायनिक ऊर्जा को तात्कालिक रूप से किस उच्च ऊर्जा वाले अणु में संचित किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ATP के रूप में इसको संचित किया जाता है। मतलब कि जो एनर्जी बनता है वायवीय श्वसन के द्वारा, जो एनर्जी बनता है उसको ATP के रूप में संचित किया जाता है। मानव श्वसन तंत्र में पाए जाने वाले डायफ्राम का मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है कि ये सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में मदद करता है। ठीक है, एक डायफ्राम होता है, ऐसे डायफ्राम होता है, ये क्या करता है? ये सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में मदद करता है। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे फेफड़ा है तो ये क्या करता है? इसको ऊपर उठाने और इसको नीचे करने में मदद करता है। ये सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्थितियों की तुलना में मानव शरीर के श्वसन दर किस स्थिति में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक बढ़ जाती है? ठीक है, तो सोते समय, आराम करते समय कब होता है? तो जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, शारीरिक व्यायाम या दौड़ते हैं तो उस समय क्या होता है? हम लोग का सांस तेज़ी से चलने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? श्वसन दर कब बढ़ता है? तो कठिन शारीरिक व्यायाम या दौड़ते समय। मानव फेफड़ों की वह सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? तो आंसर क्या होगा? वायु थैली या एल्वियोली कहलाता है। तो ये था
साइंस के शोषण चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण MCQ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में आपको एग्ज़ाम देना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहाँ पे आपको मिलता है प्रतिदिन इम्पॉर्टेंट MCQ और नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलते हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।